गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपसे बोर्ड में कई बार दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। वो आप अगर इन 9 टॉपिकों को तैयार कर ले रहे हैं जो आज के इस वीडियो में कराया जा रहा है, तो आपसे कोई भी लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा बेटा। जैसे क्रांतिक कोण, लेंस की क्षमता, नेत्र की सामंजन क्षमता, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रकाश का विवर्तन, कार्य फलन, दिलही आवृत्ति, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एंड दिलही तरंग दैर्ध्य। अगर इन 9 टॉपिकों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जो लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो इन्हीं 9 टॉपिकों से पूछे जाते हैं। इनको एक एक इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कैसा, वो सब मैं आगे की इस वीडियो में कवर करूँगा। बस आप इन पॉइंटों को देख लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट है जो आपको अच्छी तरह से पढ़ करके जाना है एग्जाम के लिए। क्रांतिक कोण, लेंस की क्षमता, नेत्र की सामंजन क्षमता, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रकाश का विवर्तन, कार्य फलन, देहली आवृत्ति, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एंड दिलही तरंग दैर्ध्य। ये 9 टॉपिकों को आप अच्छी तरह से पढ़ के ही एग्जाम सेंटर में जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा और कई बार आपसे बोर्ड में लगातार लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के यहाँ से इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं आपके। देखिए, जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, तो बोला जा रहा है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांतिक कोण की क्या लिखना है बेटा, हमको परिभाषा लिखना है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रांतिक कोण क्या होता है, तो आपको ये डिफिनीशन लिख देना है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए बेटा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी मीटर में जो नापी गई फोकस दूरी होती है, किसमें बेटा, मीटर में जो नापी गई फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है, उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। पावर को या लेंस की क्षमता को बेटा इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसे आप P से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है बेटा कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, कि जो नेत्र है उसकी समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नजदीक या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, अगर पूछा जाए बेटा, तो याद रखना, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके या बदल करके नजदीक या दूर में रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है या देखा जा सकता है। उसी क्षमता को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, समंजन क्षमता नाम देते हैं। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, समंजन क्षमता नाम देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, उसको देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। किसका बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। सॉरी, ये चल है बेटा, रॉन्ग लिख गया, जल लिख गया, यहाँ पे चल कर लीजिए, चल सकती हैं। बोला ये जा रहा है कि किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ क्या हुए बेटा, एक साथ चल रही हो परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण
परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो बोला जा रहा है कि जो माध्यम होता है उसमें प्रत्येक कण का किसी भी क्षण पे जो परिणामी विस्थापन होता है, क्या होता है बेटा, परिणामी विस्थापन होता है वो दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग की क्या होता है बेटा, बराबर होता है। और इसी सिद्धांत का नाम होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। इसी सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। इसी सिद्धांत को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। तो देखिए देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसको समझते हैं। किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। कौन सी इलेक्ट्रॉन बेटा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सकता है, दिलही तरंग दैर्ध्य कहलाता है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो दिलही तरंग दैर्ध्य क्या होता है बेटा, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। इसको लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ता जाता है, किनारों से क्या हो जाता है बेटा, मुड़ जाता है, तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और उस समय जो प्रकाश मुड़ रहा है उसी घटना का नाम क्या होता है बेटा, विवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। जब किसी धातु पर उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, जब किसी धातु के ऊपर क्या करते हैं बेटा, उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो क्या होता है बेटा, उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बेटा आपके उत्सर्जित हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का नाम होता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना का हम लोग नाम क्या देते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। इस घटना का नाम होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है बेटा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इसे V नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, V नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। यही इसकी महत्ता है। याद रखिएगा बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है धातु से, जब हमारा कोई प्रकाश उससे जाकर के टकराता है तो उसकी एक निश्चित आवृत्ति होती है। अगर उस आवृत्ति से कम उसकी आवृत्ति है तो वहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और उस निश्चित आवृत्ति जो न्यूनतम मान होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकल सके, उसको हम लोग नाम देते हैं देहली आवृत्ति। क्या नाम देते हैं बेटा, देहली आवृत्ति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है।
प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है? तो वह न्यूनतम प्रकाश जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहते हैं। उसे उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहते हैं। सामान्यतया इसे W से व्यक्त करते हैं। सामान्यतया इसे किससे व्यक्त करते हैं बेटा? W से व्यक्त करते हैं। W बराबर होता है H अपॉन म्यू। म्यू का फार्मूला होता है बेटा C अपॉन लेमडा। तो W इक्वल टू हो गया SC बाई लेमडा, जहां पे लेमडा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य और म्यू नॉट का मतलब होता है बेटा डेलही आवृत्ति। क्या मतलब होता है? डेलही आवृत्ति। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन आपको ये बोला जा रहा है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, स्वप्रेरण किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसकी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। बोला जा रहा है कि जब हम किसी कुंडली से जो संबंधित चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान को बदलते हैं, तो उस समय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसी का नाम होता है स्वप्रेरण। क्या नाम होता है बेटा? स्वप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है? तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, और इसी प्रभाव का नाम होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम ये कहता है कि किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा होती है वो उस दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, जो उसकी दिशा होती है बेटा वो इस प्रकार से होती है कि वो उस कारण का विरोध करने लगती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। देखिए अगला, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है बेटा? किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं? दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर अथवा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यूनतम कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो दिक्पात कोण क्या होता है बेटा? पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यूनतम कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। उस स्थान के लिए क्या बोलते हैं बेटा? दिक्पात कोण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा? ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है। नति कोण से आप क्या समझते हैं? नति कोण से आप क्या समझते हैं कि नति कोण क्या होता है? देखिए नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच में बनता है। नति कोण से आप क्या समझते हैं? तो नति कोण वह कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में, जो किसमें बेटा? चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच में बनता है। उस कोण को क्या बोलते हैं बेटा? नति कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको नति कोण बोलते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से पढ़िए। एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए।
एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। देखिए एम्पियर ने बताया था कि अगर कोई वक्र आपका परिपथ जो है बंद है और उससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की रेखा का समाकलन कर दिया जाए, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन कर दिया जाए, तो उस बंद वक्र द्वारा घिरा जो क्षेत्रफल होगा उससे गुजरने वाली विद्युत धारा उसके म्यू नॉट गुना होगी। सॉरी, जहां म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है और फार्मूला होता है रेखीय समाकलन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I। ये आपका एम्पियर का लॉ। ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आंसर है बेटा। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स बुक में। आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इन क्वेश्चनों में से 2 से 3 क्वेश्चनों में 15 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो वहां लघु उत्तरी टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन इन्हीं 15 में से मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।